अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तलिफ अहम टॉपिक्स के हवाले से। भी ज़रा मैं चाहती हूँ कि इंट्रो में थोड़ी सी हम बात करें इस पे। पंजाब के बजट के हवाले से भी आप ये जानते हैं कि विफाक में बजट पेश हो चुका है, बहस उस पर जारी है। अभी माली साल 2026-27 का आज पंजाब का बजट जो है वो पेश किया गया है और इसका जो वॉल्यूम है वो 5,903 अरब रुपए है और इसमें 7% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि 3.5% जो है वो पेंशन में इजाफे की तजवीज़ सामने नज़र आई है। और इसके अलावा तालीमी शोबे के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 562 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के हवाले से 16 अरब 90 करोड़ रुपए इसमें मुख्तस किए गए हैं। और पंजाब में मुख्तलिफ जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 752 अरब रुपए जो हैं वो इस पर मुख्तस किए गए हैं। सेहत, तालीम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अहम होती हैं। और ख़ास तौर पर फिर ज़राअत की बात करें तो किसान कार्ड भी हमें इसमें नुमाया नज़र आ रहा है कि उसके लिए जो बजट मुख्तस किया गया है। अब आगे मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहरहाल पंजाब में आज बजट पेश किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। जो एक बहुत अहम खबर अमेरिका और ईरान के हवाले से कल भी हम जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे, मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने इसमें सारा प्ले किया है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है, उसकी सताइश हो रही है, सब इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अब जो एक कल खबर आई थी, पहले हम ये बात कर रहे थे कि अभी ये जो तकरीब है वो जुम्मे को होगी, 19 तारीख गालिबन है, तो 18 या 19 तारीख को। तो उसके दरमियान भी जो स्पॉयलर्स हैं वो लगे हुए हैं कि ये मुआहिदा ना हो। कल डिजिटल दस्तखत की तकरीब हो गई है। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जो इस हवाले से सामने आई है। और अब जाहिर है जब ये तकरीब होगी तो चीज़ें जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं, उसमें क्लैरिटी आ गई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ईरान की तरफ से, मीडिया की तरफ से आई भी हैं, जिसमें उन शिकों की बात हो रही है जिस पे इस वक्त कंसेंसस हुआ है। और पाकिस्तान चूँकि इस तकरीब की जो अभी होगी इसकी मेज़बानी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है। और आलमी बरादरी जो है वो ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम कर रही है और डील तय होने पर पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इत्मीनान का इजहार कर रही है। उसके बाद से हमने देखा कि जब ये ख़बर आई डील के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि ये ख़बर ब्रेक की, तो उसके बाद से हमने देखा कि पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे गई। बहरहाल ये एक बड़े ज़बरदस्त ख़बर है जो सामने आई है। और इसी हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान में आज सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो है आला सिक्योरिटी हुकाम ने आज उनको ब्रीफिंग दी है। उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के मामले में, जो कि एक बहुत पेचीदा इशू था, उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डील किया है। फील्ड मार्शल की इस मामले में दिलचस्पी की जो वजह है वो अमन और इस्तेहकाम है। हम न सिर्फ पाकिस्तान में, अपने हमसायों में, अपने ख़त्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान इसमें बड़ा हमें सरगर्म नज़र आया है। फील्ड मार्शल जो हैं उनकी दिलचस्पी उसके अंदर ये थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने इसमें ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, उसमें एक कतर है। हम ये सब जानते हैं कि आखिरी टाइम तक कतर जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशां रहा और वहाँ पे उनके डेलीगेट्स आते रहे। 17-17 घंटे वहाँ बैठ के उन्होंने सारी चीज़ों को किस तरह से क्लियर किया। फिर इसमें कतर के बाद सऊदी अरब है, तुर्की का बहुत अहम रोल नज़र आ रहा है, मिस्र है, यूए को भी उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा और फिर ये सारा मामला जो है ये आगे बढ़ा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो अब आगे के हालात हैं, आगे जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो क्या हैं। आगे इंशाल्लाह जब ये अमन कायम हो जाएगा, ये मुआहिदा, ये डील हो जाएगी, इस पर साइन हो जाएंगे। डिजिटली तो वो हो चुका है, लेकिन जब ये प्रॉपर तौर पर होगा और अपना हरमज़ भी खोल दी जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें किस किस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ईरान के लिए ओवरऑल, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहिबा और हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब,
इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, और कल भी हम इस माहिदे के हवाले से, डील के हवाले से बात कर रहे थे कि अब बिल आखिर डिजिटल इस पर दस्तखत भी हो गए हैं, इसको ज़्यादा इंश्योर कर दिया गया है। जो कन्फ्यूजन थी और अभी तक ये बात हो रही थी कि पता नहीं जुम्मे तक क्या होगा, क्या होने जा रहा है, लेकिन अब क्लियर हो गई हैं चीज़ें। व्हाट डू यू से? जी, बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है, अगरचे इसराइल बाज नहीं आ रहा और ट्रंप ने आज खूब सुनाई है एक दफ़ा फिर इसराइल को। और हम पहले भी आपके प्रोग्राम में कई मरतबा ये बात डिस्कस कर चुके हैं नाहीद कि इसराइल जो है वो द बिगेस्ट स्पॉइलर पहले भी रहा है, और आने वाले दिनों में भी बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के जो शरपसंद अनासिर हैं वो इस मुआहदे को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आज ट्रंप ने करी करी सुनाई है G7 की साइड लाइन पे, जब वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसराइल के हवाले से कहा कि हमने मना भी किया था, इसराइल को समझाया भी है। हिजबुल्लाह से और इसराइल दोनों से वो कह रहे हैं कि वो नाराज़ है। तो जब इसराइल को हिजबुल्लाह के बराबर ट्रंप ला के खड़ा कर देता है तो ये भी एक बड़ी तब्दीली है। इसके साथ साथ अमेरिका ने ये बात भी, अमेरिकी सदर ने ये बात भी की कि अगर अमेरिका ना हो तो इसराइल पर कुछ नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक डायनामिक और एक पैराडाइम शिफ्ट है अमेरिकन पॉलिसी की। गोचे हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो है वो कभी कभार सतही होते हैं, उसकी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन चूंकि वो अब भी एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और रिपब्लिक और जो पार्लियामेंट है अमेरिका के, उसमें इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रांग है और ट्रंप पे ज़रूर दबाव पड़ेगा। लेकिन सो फार हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगर इसराइल को लगाम दी जाए और इसके साथ साथ अगर हम हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए बात करें तो हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को भी कुछ वक्त के लिए दायरे में लाना पड़ेगा। अगर इसराइल फिर बाज नहीं आएगा तो ज़ाहिर है फिर हक़ हुर्रियत जो है वो फिर तमाम मुतहारिब ग्रुपों को हासिल है। लेकिन इस वक्त कम से कम जब तक ये 19 जून का मरहला नहीं गुजरता तो तब तक ईरान को चाहिए कि अपने जो उनके ग्रुप्स है, हिजबुल्लाह है, अल-फतह है, जो बाकी तंजीमें हैं, उनको भी बाज रखना होगा। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि दुनिया की मार्केटों में तेज़ी देखी जा रही है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है और दुनिया इस बात पे भी खुश है कि जुज़वी तौर पर अबनाए हरमुज़ जो है वो खुल चुका है और जुम्मा के बाद ये तवक्को की जा रही है कि 500 से 600 तक जो कमर्शियल जहाज़ है, बहरी बेड़े है, वो भी हरमुज़ से आज़ादी के साथ गुजरना शुरू हो जाएंगे। तो ये तमाम निशानियाँ जो है वो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि सो फार वो हौसला अफ़ज़ा है। ख़दशात मौजूद है और जो स्पॉइलर है वो अपना किरदार ज़रूर अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, जो आप एक जुमला बहुत दोहराती है कि कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके मिस्ताक उन्होंने ये बात भी कही कि हमने तो ये नहीं कहा था कि इसराइल ने तो ये नहीं कहा था कि हम ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे। लेकिन आपने तो रज़ा शाह पहलवी को जो वो उसको तैयार जो मौजूदा रज़ा शाह है लॉन्च कर दिया था, उनकी जो बाकायदा आपने प्रमोशन एक कैंपेन लॉन्च कर दी थी। आपने ये भी कह दिया, फिर आपने अहमदीनेजाद का जो शोशा चौड़ा उसको जो बदनाम करने की कोशिश की, और आपने तो कहा था कि अब हमारी जाने मिसाइल गिरने की देर है और ईरान में जो है रिजीम चेंज हो जाएगा। अब आप जो है अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रहे हैं। तो क्या आपने सिर्फ 300 अरब डॉलर देने के लिए ईरान पे हमला किया कि जो चाहे वो अरबों के नाम पे उनको मिले, वो यूएई के नाम पे नाम से मिले, कतर के नाम से मिले, लेकिन पैसे तो आप ही के अप्रूवल से, अमेरिका और इसराइल के उससे। क्या आपने इसराइल जो ईरान के एटमी प्रोग्राम को तस्लीम करने के हवाले से आपने इतनी बड़ी जंग लड़ी? क्या आपने अबनाए हुर्मुज़ पे एक हक़ जो ईरान का तस्लीम किया है, क्या इसके लिए आपने जंग लड़ी है? तो मेरे ख्याल में जो बात है
इसराइल और अमेरिका जो है जंग हार चुका है। उनको एक सेफ वे और सेफ पैसेज चाहिए जो पाकिस्तान और कतर जैसे ममालिक फराहम कर रहे हैं। अमेरिका अब भी नहीं चाह रहा। जो G7 में डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं या स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयानात है, JD वेंस जो कह रहा है, वो लाख कहे कि हम पैसे नहीं दे रहे, वो लाख कहे कि हम आज़ादी नहीं दे रहे। आज भी ट्रंप ने कह दिया कि अगर ईरान ने एटमी प्रोग्राम जारी रखा तो हम जहन्नम बना देंगे ईरान को और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बातें अपनी जगह पे, लेकिन अमरीकी और इस्राएली लॉबी जो है वो ये जंग हार चुके हैं। ईरान ये जंग जीत चुका है, लेकिन जीतना और हारना एक तरफ, दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है कि अब ईरान भी एक सेंसिबल किरदार अदा करे और अमेरिका भी एक दुनिया के बड़े होने के नाते और दुनिया के एक तानेदार होने के नाते जो अपने आप को तसव्वुर कर रहा है, उसके नाते अब दुनिया को मज़ीद आग में ना झोंके और इसराइल जैसे जो प्रॉक्सीज़ है, इंडिया जैसे जो शोरज़दा क़ुव्वतें हैं, उनको लगाम देने के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करे और इस अमन मुआहदे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। डॉक्टर साहब, आज आला सिक्योरिटी हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है कुछ सहाफ़ियों को, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया, फील्ड मार्शल का जो वाहिद इंटरेस्ट था वो अमन और इस्तेहकाम था कि दुनिया में अमन और इस्तेहकाम होना चाहिए, और उसके लिए हम ये देखते हैं कि दिन रात कोशिशें की गई। फिर उन्होंने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ईरान, सऊदी अरब, कतर और UAE, उनकी भी, तुर्किया, उनकी भी कोशिशों को सराहा कि ये क्रेडिट जो है उनको भी जाता है। एक और बात जो हुई है वो कि पाकिस्तान के जो ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, इन सब ममालिक के साथ अलग अलग ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के ऊपर चूँकि उनका हमें नज़र आता है ट्रस्ट है, एतमाद है, उसकी वजह से ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, वरना कोई और मुल्क इस वक्त ऐसा हमें नज़र नहीं आता था जो इस जंग को रुकवा सकता। कोई शुबा नहीं नाहिद इसमें कि इस मुस्लिम दुनिया में, बल्कि बाकी दुनिया में भी जी, ईरान हो, अमेरिका हो, मशरक़ और मगरब हो, इस्लामी दुनिया हो, गैर इस्लामी दुनिया हो, जो एतमाद का यूँ समझे कि ख़जाना पाकिस्तान को हासिल है, किसी दूसरी कौम को वो हासिल नहीं है। पाकिस्तान को ये आलमी बिरादरी का एतमाद की नेमत कैसे हासिल हुई, उसका सबब ये है कि पाकिस्तान ने, जैसे अभी आज की ब्रीफिंग में कहा गया, कि अमन के लिए पूरे खुलूस के साथ काम किया। अच्छा, और अभी हमारी शनीला कहा करती हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी का एक पैटर्न ही बदल दिया। क्या पैटर्न बदला? पाकिस्तान ने पैटर्न ये बदला कि लोग डिप्लोमेसी शोर शराबे के ज़रिए करते हैं, उससे पब्लिसिटी हासिल करते हैं, ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए मुखालिफिन के लिए ख़राबी की जाती है, अपने फ़ज़ाइल बयान करते हैं और फिर दाखिली सियासत के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। आपको मालूम है कि अमेरिका में क्या होने वाला है और दाखिली सियासत के क्या तकाज़े हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डिप्लोमेसी हुई है, दुनिया की हसास तरीन, दुनिया की नफीस तरीन और दुनिया की एक शानदार मिसाल है ये डिप्लोमेसी, जिसके बारे इस डिप्लोमेसी की कोई खबर न पाकिस्तान के आपको ज़राए इब्लाग में मिलती है, न दुनिया के ज़राए इब्लाग में मिलती है। और जो चीज़ें आई, वक्त ने साबित कर दिया कि वो क्या सराहियाँ थी, हकीकत नहीं थी। तो पाकिस्तान ने, एक हमारे यहाँ मिसाल मशहूर है कि गुफ्तगुएँ जो है वो मजालिस की अमानत होती हैं, कि जिस मजलिस में जो गुफ्तगू हुई वो वहाँ आप छोड़ के आ गए, उसको आगे रिपोर्ट नहीं कर रहे, इधर उधर बता नहीं रहे। तो पाकिस्तान ने इस मकूले पर अमल करते हुए अमन को पेश नज़र रखा, मकासद को पेश नज़र नहीं रखा। मसलन पाकिस्तान को तो पेशरफ्त हासिल हो गई थी इस सारे प्रोसेस के ज़रिए इंडिया पर, जंग के बाद भी, और ख़ास तौर पर जब यहाँ इस्लामाबाद प्रोसेस शुरू हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स के ज़रिए, तो उसके ज़रिए भी पाकिस्तान को बालादस्ती हासिल हो गई थी। तो इस बालादस्ती को मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए, मज़ीद यानी अपनी नेकनामी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, पाकिस्तान आलमी ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल कर सकता था। ये बेहतरीन सहूलत पाकिस्तान को इस वक्त मुयस्सर थी। आप देखती हैं कि वज़ीर आज़म एक ट्वीट करते हैं, पूरी दुनिया में सूरत हाल बदल जाती है, मईशत बदल जाती है, जंगें रुक जाती हैं। तो ऐसे वज़ीर आज़म ने, जिसको ये सहूलत हासिल है, ऐसे फील्ड मार्शल ने जिसको ये अहमियत हासिल है,
उन्होंने प्रोपेगेंडे को इस्तेमाल नहीं किया। तो Exactly. इस ये जो डिप्लोमेसी कामयाब हुई है, इस कामयाबी का जो सबसे बड़ा एक यूँ समझिए कि राज है वो ये है कि पाकिस्तान ने गुफ्तगू को अमानत रखा और प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपनी नंबरिंग, अपनी यानी किरदार साजी की कोशिश नहीं की, बल्कि मकसद को पेश नज़र रखते हुए उसे कामयाब करने की कोशिश की। ये उसकी ख़ास खूबी है। दूसरी ये कि मुस्लिम दुनिया दो तरह के ब्लॉक्स पे बटी हुई है और वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों बरस से वो है अरब और अजम। अरब और अजम की जो आवेज़िश है उसने बड़े मसाइल को पैदा किया है। उसके मसाइल का पूरे दुनिया में मुसलमान उसका शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क था मुस्लिम दुनिया में जिसने इस असबियत से काम नहीं लिया, बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड को तकवीत दी और उसके ज़रिए अमन के लिए काम करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान का एक और प्लस पॉइंट। ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते ही इसे आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और एफडीआर, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और एफडीआर, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन महफूज पंजाब। मुहर्रमुल हराम को पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। QR कोड है, उसको डाउनलोड करें, पैनिक बटन जो दबाएंगे तो हमारा 15 का जो सिस्टम है वो पूरा ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा और जहां भी आपको जिस किस्म की मदद की भी जरूरत होगी वो आपकी मदद को आएगा इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि ये मुहर्रम जो है वो भी बहुत खैर और आफियत से गुजरे। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबा भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। 1,24,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और पाक फौज और रेंजर्स के 15,000 जवान मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वजीर आला पंजाब मुहर्रमुल हराम कैंप का क़याम। मीठे पानी की सबीलों का खसूसी इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स की हर वक्त दस्तयाबी। रेस्क्यू 1122 सर्विस 24 घंटे दस्तयाब। जुलूस के रास्तों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात। ड्रोन कैमरे उड़ाने पर सख्त पाबंदियां। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। होटल आई और ट्रेवल आई को फाल बनाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खवातीन एहलकारों की भी तैनाती और जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मजालिस और मजहबी इज्तिमात के लिए बिना तात्तुल बिजली की फराहमी। मौसम की सख्ती की वजह से जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव। जुलूस के रास्तों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फिरका वारियत और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती। किसी भी खिलाफ वर्जी या मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। हुकूमत पंजाब। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना। है? क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना। है? क्या हुआ, थक गए? तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान के रोल को, पाकिस्तान जो अमन और इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा था, इसको पजीराई मिल रही है। और इस हवाले से अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कतर, फ्रांस, जापान, जर्मनी, मतलब हर मुल्क की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया है और बड़े अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। इवन के जो कतर के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी बहन भाइयों को शुक्रिया अदा किया गया कि पाकिस्तान के हुकूमत ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से सारे मामले में एक अच्छा किरदार अदा किया है, यकीनन उसको सराहा जाना चाहिए। अब ओवरऑल अब ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कि जब ये सारा मामला अमन व अमान से तय पा जाएगा, ये डील हो जाएगी कंफर्म, तो उसके बाद से फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर एक मुख्तलिफ नई राहें खुलेंगी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ईरान के हवाले से भी और दुनिया भर को इससे रिलीफ मिलेगा। मैं चाहती हूँ किसी बात को शनीला हम आगे बढ़ाएं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जब चीज़ें सारी खैरियत से तय पा जाएंगी तो आगे का सिनेरियो आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया नाहिद। देखें, ये जो जंग थी ना, पहले तो इसको समझे कि ये करवाई किस लिए गई थी। ये इजराइल का एक प्रोजेक्ट था और उसका प्रोजेक्ट ये था कि ईरान को अरब ममालिक के साथ लड़ा दिया जाए। इसी वजह से अमेरिका को इस जंग में धकेला गया।
अब पाकिस्तान तो इस मंसूबे को समझ चुका हुआ था, लेकिन हमें सराहना चाहिए कतर को, सऊदी अरब को, कुवैत वगैरह को कि इन ममालिक ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल से काम किया। ये उस साजिश के अंदर नहीं आए। जब उनके ऊपर हमला हुआ तो जवाबी हमला करते तो ये एक इस्लामी तहजीब की लड़ाई शुरू हो जाती, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते। लेकिन सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया, बल्कि जो पाकिस्तान की जो कोशिशें थी सालिसी को, उसको सपोर्ट किया। सऊदी अरब ने खास तौर पे पाकिस्तान को कहा कि आप जाएं, ये जो हो रही हैं टॉक्स, इनको मजीद करवाएं, मुज़ाकरात के जरिए चीजें हल करें। अब ये जो ताल्लुकात है ना, ये एक अब नई तरफ जाएंगे। उसकी वजह ये कि अगर ये इसराइल का मंसूबा कामयाब होता तो मशरिक़ वस्ता की सारी सियासत ही जो थी वो पलट जाती, वहाँ पे जो मैशत के हालात होते वो खराब हो जाते, लेकिन उस साजिश से वो बच गए। अब जो वहाँ पर है एक मुआहिदा MOU जिसको हम कह रहे हैं वो होने जा रहा है। उसके बाद ये कि अब ईरान के ताल्लुकात इन ममालिक के साथ भी बेहतर होंगे। पहले जो अमेरिका की वजह से इक्तसादी पाबंदियां लगी हुई थी, उसके ऊपर तजारती पाबंदियां थी, किसी के साथ तजारत नहीं कर सकता। ठीक है कि वो रशिया के साथ हो रही है या चाइना उससे तेल ले रहा था या इंडिया उससे ले रहा था, लेकिन जिस तरह एक मुल्क को खुल के आज़ादी होती है कि वो किसी भी मुल्क के साथ अपनी तजारती सरगर्मियां कर सकते, वो नहीं था। फिर अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात उसके उस तरह से नहीं थे। अब वो ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होंगे और लोगों के लिए तजारती अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा निकलेंगी। देखिए अब जैसे रूस यूक्रेन की वॉर हुई तो आपके लिए गैस लेने के लिए वही था यूरोपीय ममालिक के लिए कतर, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा गैस की प्राइसेस जो थी वो ज्यादा हो गई। अब जो ईरान है वो तेल और गैस की दौलत से माला माल है, वहां से भी अब वो जो यूरोप के ममालिक हैं या पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान के साथ उनका गैस पाइपलाइन का मंसूबा कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जो ईरान है उसने $2 अरब खर्च करके वो मंसूबा पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दिया हुआ, लेकिन चूंकि पाबंदियां थी उनके ऊपर पाकिस्तान उसको आगे से नहीं कैरी कर सकता था। अब ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर हम गैस पाइपलाइन वो बिछ जाती है और पाकिस्तान उसके जरिए गैस पाकिस्तान को मिलेगी तो बड़ी सस्ती गैस पाकिस्तान को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में ईरान से आता था, स्मगल होके आता था, जिसकी वजह से आपकी टैक्स की आमदन नहीं हो रही होती थी, आपके जो और मसाइल जो थे स्मगलिंग की वजह से पैदा हो रहे थे। अब अगर वहां से पाबंदियां खत्म होती हैं तो लीगली वहां से जब पेट्रोल आएगा तो आपकी स्मगलिंग खत्म होगी, टैक्स की आमदन बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। फिर बिजली जो है वो पहले भी पाकिस्तान ईरान से ले रहा था, ग्वादर के अंदर तक वो आ चुकी थी, कुछ 100 मेगावाट के करीब हम ले रहे थे, लेकिन जब वो पाबंदियां तो पाकिस्तान वहां से बिजली जो है दरामद कर सकता है और उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल जोन बन सकते हैं हमारे ग्वादर के इर्द गिर्द। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज जो है पाकिस्तान के लिए भी निकलेंगी, ईरान के लिए भी निकलेंगे। फिर दूसरा ये कि देखिए पाकिस्तान ने जो ये मुज़ाकरात करवाए हैं, जिस तरह दुनिया को तीसरी जंग से रोका है, और उसकी वजह से जो यूरोपीय ममालिक है उनमें भी पाकिस्तान की बड़ी पेजराई होगी। जो GSP+ हमारा स्टेटस है उसमें कुछ और पाकिस्तान को रियायत मिलेगी, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुलेंगे, ईरान के जरिए भी खुलेंगे, जैसे ईरान से तुर्की से आगे यूरोप की मंडियों में पाकिस्तान को जाने में आसानी होगी। और जो ये किरदार है उसकी वजह से जब आसानी मिलेगी तो हमारी तजारत बढ़ेगी। और हमारी हुकूमत का तो पहले से ही आपको पता है कुछ चाहते यही है कि हम एड नहीं ट्रेड की तरफ जाएं, तजारत जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। एक और चीज भी नाहिद इसमें सालिसी में देखें पाकिस्तान का है कि जब US की तरफ से कुछ शराइत आई थी और ये कहा गया था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, पाकिस्तान को ये तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान बड़ा दो टोक मौकफ लिया था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। फिर देखिए पाकिस्तान ने इजराइल जैसे स्पॉइलर को मुज़ाकरात में कहीं शामिल भी नहीं होने दिया, एज अ मुबस्सिर भी वो बिल्कुल साइड के ऊपर हैं। अमेरिका उनसे चाहे बात कर रहा है, अमेरिका चाहे उनको कॉन्फिडेंस में ले रहा है, लेकिन जो मुज़ाकरात करवाए पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो इससे जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, जो यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, जो ये कहते कि हुकूमत प्रेशर में आएगी, हुकूमत नीचे लगी, हुकूमत ये कर लेगी, उन सबको एक जवाब मिल गया कि नहीं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ पहले दिन से इसराइल के बारे में था, जो पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे था, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। तो ये बहुत सी ऐसी कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात के जरिए मिली हैं। ठीक है, बिल्कुल हमायूं साहब, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से ये जंग जो है रुकवाई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो बड़ी खामोशी से उसने हासिल भी की है। अब अगर हम आगे की इम्प्लीमेंटेशंस की बात कर रहे हैं, जो आगे सिनेरियो बनने जा रहा है, पाकिस्तान ने अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी नेकनियती के साथ, सिंसेरिटी के साथ ये सारी कोशिशें की, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट में नज़र आएगा, कोई शॉर्ट टर्म में, कोई लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे। ईरान के साथ हम एक तवील 900 किलोमीटर
सरहद जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रेड तो हमारी पहले भी जारी थी, लेकिन सैंक्शंस की वजह से या कुछ पाबंदियों की वजह से उसमें कुछ मसाइल थे, वो उसमें इजाफा होगा। फिर जो शनीला यहाँ पर बात कर रही हैं उसमें भी अब ये कहा जा रहा है कि GSP प्लस की तोसी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। फिर IMF के हवाले से भी जो मसाइल वाशिंगटन की हमायत से हासिल किए जा सकते हैं, जो मसाइल दरपेश थे वो हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए इसमें खासे हमें मौके नज़र आ रहे हैं, वेस्टर्न मार्केट्स तक आपकी एक्सेस जो है वो हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए नज़र आ रही हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे ब्रीफ करेंगे? जी थैंक यू नाहिद। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है जो पिछले चंद महीनों में और एक साल में जिस तरह पूरी दुनिया के सामने आया हुआ है, वो उसकी इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी हैं कि एक मुल्क जिसको बड़े अरसे से कोशिश की जा रही थी कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से, वो इस वक्त जो है मिडल ईस्ट का और एक ब्रॉडर जो वेस्ट एशिया है उसका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के सामने आ रहा है। ऐसे ममालिक जो आपस में गुफ्तगू नहीं करते थे, उनको मिलाने में जो मीडिएशन पाकिस्तान ने की है वो शायद रीजन का कोई भी और मुल्क नहीं कर सकता था। और फिर जो है हम जो इससे पहले जो पाकिस्तान की अगर मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझूं जो इससे पहले थी, तो वो पाकिस्तान का वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो किरदार था जो कि पूरी दुनिया ने सराहा। अब उसी के मुकाबले या बल्कि उससे भी बहुत बड़ा जो एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने वाली जो एक सिचुएशन थी, उसको रोकने में जो पाकिस्तान का किरदार हुआ है वो इंटरनेशनली अब एक रिकग्नाइज हो चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, डिफेंस मिनिस्टर का, हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का, हमारी तमाम डिप्लोमेटिक जो कोर है उसका, और बाकी मीडिया का बड़ा अहम रोल है जिसमें हम बैठे हैं, और बाकी जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो जो करते रहें गुफ्तगू और इस पर एनालिसिस है। तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें हैं, अब ये इसका फ़ायदा कैसे होगा, शनीला ने बड़ा अच्छा बताया। देखिए हमारा एक तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ समझ आ रही है वो ये कि अगर ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो हमारी जो गैस पाइपलाइन रुकी हुई है पिछले 20 साल से वो शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट हम हवाले से किस कदर आप पॉजिटिव हैं? ये काम तेजी से आगे बढ़ सकता है? 2013 से आगाज हुआ था लेकिन सैंक्शंस के बाद हमने देखा कि आगे हुआ नहीं काम। देखिए जो ईरान की तरफ से पाइपलाइन है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, और हमारी साइड से भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो बॉर्डर से जो हमने जो है गवादर तक के करीब तक भी 90 किलोमीटर का जो हमने बनाना है, जो कि आप समझें कि अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं तो विद इन मंथ्स वो जो है ना 1 महीने या 2 महीने के अंदर भी हो सकता है। अच्छा उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी आई थी, उसमें रशियन कंपनीज भी आई थी जिन्होंने ये इसका वो किया, लेकिन सैंक्शंस की वजह से नहीं हुआ। तो अगर वो सैंक्शंस ख़त्म होती है, और वो सैंक्शंस ख़त्म होना भी इस MOU का हिस्सा है कि जो पहले 60 दिन की जो है वो सीज़ फायर एक्सटेंड होगी, और उसके बाद जो टेक्निकल टॉक्स होंगी जिसमें मुख्तलिफ जो फेजेज़ होंगे सैंक्शंस रिलीफ करने के, जो उनकी इमीडिएट जो फंड जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो न्यूक्लियर से रिलेटेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड, और फिर जो रशीद साहब ने कहा वो बड़ा अहम है, साउथ लेबनान के ऊपर जो है ईरानियन मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे जो मिलिट्री प्रेजेंस है इनकी इजराइलियों की, तकरीबन 5 डिवीज़न है और एक नेवल सपोर्ट है, और वो तकरीबन 5, 7, 8 किलोमीटर उसके अंदर जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का, कि हम इसको 30 किलोमीटर बॉर्डर से नॉर्थ की तरफ तक लेके जाएंगे। तो इजराइल की ये पोजीशन है और ईरान की पोजीशन है कि कंप्लीट विदड्रॉल और परमानेंट सिक्योरिटी जो है। अब ये बड़ा जो है अहम नुकता है कि अगर वो स्पॉइलर जो है वो, बल्कि जिस रात ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस भी किया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था, उसी रात ही जो है वो इजराइल ने लेबनान पे अटैक भी किए। तो अब देखना ये कि अगर ये चीज़ जारी रहती है और इजराइल को किसी तरह से रोका जा सकता है, तो आइंदा आने वाले जो 19 तारीख के बाद के दिन होंगे वो उसमें पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम हो जाएगा। और फिर उसकी वजह से जो है ना, इन्होंने GSP प्लस का जिक्र किया, हमारी और बहुत सारे यूरोपियन मार्केट्स हैं जहाँ पे एक्सेस हो सकती है पाकिस्तान की, अमेरिका के साथ। अच्छा फिर हमारी IMF के साथ जो मुख्तलिफ चीज़ों पे है, अमेरिकन्स हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन IMF, तो वो भी जो है हमें वहाँ पे बड़ा रिलीफ मिलेगा। और इंटरनेशनली जो आपके जो है एस्क्रो अकाउंट्स हैं या जो आपकी बैंकिंग है या जो आपके वो इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, तो उसके डिविडेंड पाकिस्तान को मिलेंगे और बल्कि पूरे रीजन को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। एनर्जी के हवाले से ही जो हम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ये इसमें हमें मदद मिलेगी। जो इजाफा हो रहा है गैस, आप ये जानते हैं कि महंगी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कम करने में, इसको आवाम को रिलीफ फराहम करने में ये सारी चीज़ें हमें मदद करेंगी। ओवरऑल भी मौशी तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है। अभी आगे बढ़ते हैं और हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हमें यहाँ पे बात करनी है।
और शायद अब बहुत ज़्यादा बौखला गया है भारत के अमेरिका से डांट खाने के बाद अब उसको अपने दोस्तों पे भी यकीन नहीं रहा, उनके हवाले से भी बहुत मशकूक हो गया है और शक की नज़र से उनको देख रहा है। कल हमने बात की थी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से जिस तरह से उनको जो बातें सुनने को मिली उसके बाद बहुत बौखलाहट का शिकार थे। अब उसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर है कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के पॉलिसी और स्ट्रेटजी अमूर के मुशीर जाहिदुर रहमान साहब जो हैं वो पहुँचे हैं भारत और वहाँ 2 घंटे से ज़ायद उनको रोका गया है। इमिग्रेशन के मामला क्लियर नहीं हुए और वो एक डेलीगेशन को हेड कर रहे थे, एक डेलीगेट को, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से उनको सुबकी का सामना करना पड़ा और जिस तरह ताख़ीर का सामना करना पड़ा, हालांकि ये बताया गया है बांग्लादेशी हुकाम की जानिब से कि पहले ही आगाह कर दिया गया था, ये बता दिया गया था कि वो हेड करेंगे इस डेलीगेशन को जो वहाँ पर पहुँचा है। 15 और 16 जून को होने वाले सीनियर हुकाम के इजलास में उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन उनको वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली है। तो ये इस वक्त भारत जो है वो अपने हमसाया ममालिक जो है उनसे भी ताल्लुकात बिगाड़ रहा है। अमेरिका से दूरियां पूरी दुनिया ने देख ली हैं और किस कदर ये दूरियां हैं वो सब हम जानते हैं, लेकिन अब जो मामलात बढ़ रहे हैं, अब हमें नज़र आ रहा है कि सिफारती सतह पर, आलमी सतह पर किस तरह से भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। जो ख्वाहिश पाकिस्तान के हवाले से उसने रखी और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी करता रहा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर वापस आ रही हैं और इस वक्त वो हमें तन्हा नज़र आ रहा है। और ईरान डील और जो हुई है अमेरिका और ईरान डील, पाकिस्तान का उसमें जो किरदार है, जो सालसी की कोशिशें हैं, पूरी दुनिया उसको सराह रही है, तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा उसके लिए गम और गुस्से का मौका है और वो परेशान है पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से। तो ये चीज़ें शायद इस वजह से रूनमा हो रही हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, ये कल भी हम बात कर, कहीं से डांट डपट हो रही है, कहीं जो है आपको बिल्कुल सामने कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, बिल्कुल आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और अब आप अपने दोस्तों के साथ भी इतने मशकूक हो गए हैं। बांग्लादेश के साथ अब अगरचे वो वाले ताल्लुकात तो नहीं रहे, लेकिन सिफारती तौर पर तो इतने अदब आदाब होते हैं ना कि आप इस तरह तो नहीं कर सकते जो कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश से ज़्यादा ज़रूरत इंडिया की है कि उनको पड़ोस में कोई दोस्त मुल्क मिले। बांग्लादेश में दोस्ती का कोई करीना, कोई ज़रिया नहीं छोड़ा है इंडिया ने अपनी प्रॉक्सीज़ की वजह से, और हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी, उनकी जो सरपरस्ती थी, उसकी बदौलत इंडिया की वहाँ पे डिप्लोमेसी तो कब की मर चुकी है और इंडिया का गुडविल वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब ये नई हुकूमत आई है तो उनकी शायद ये पॉलिसी है कि अपने तमाम पड़ोसियों के साथ वो बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और इसी सिलसिले की कड़ी में जो मुशीर ख़ास थे उनको भिजवाया गया था न्यू दिल्ली, और उनके साथ जो रवैया अपनाया गया, तो बांग्लादेश के फ़ॉरेन ऑफिस ने इंडिया को पैगाम भेजा है कि अब ये पुराना बांग्लादेश नहीं है, अब आप इस किस्म के रवैये बांग्लादेश के साथ अपने एक कॉलोनी के तौर पर बर्ताव आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने कल भी आपको कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान भी हिंदुस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दे। डॉक्टर साहब ने फिर लुकमा दिया कि नेपाल जैसे ममालिक तो पहले से अब उनको जो है अपने तेवर दिखा चुके हैं। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बदतरीन दौर से गुजर रही है। मोदी सरकार जो है वो परेशानी का शिकार है। अभी आपने कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी क़ुव्वतों ने, तमाम छोटे बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। अगर नहीं सराहा है तो इसराइल और इंडिया और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के किरदार को इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन सूरज को उंगली से नहीं ढांपा जा सकता, नहीं छुपाया जा सकता। अगर वो पाकिस्तान का नाम नहीं भी लेते मोदी जी, तो फिर भी दुनिया जो है अब पाकिस्तान को नोबल इनाम देने की बातें पाकिस्तानी क़यादत के लिए कर रही हैं। तो इंडिया अपने सफारती पस्ती का शिकार है, और ये तमाम फ्रस्ट्रेशन जो है, तमाम हरकतें जो है उसका उसी की अक्कासी करती हैं। अच्छा, भारत के डिजिटल मीडिया के एक मुमताज़ इदारे दी वायर ने, डॉक्टर साहब, उन्होंने ये लिखा कि ईरान डील पाकिस्तान की अजीम सिफारती सतह है और भारत जो है वो अब अंधेरों में गुम हो चुका है। देखिए ना, इसका सबब क्या है? इसका सबब दरअसल वो जो ख़ास तौर पे ये चाणक्य सियासत के लिए एक मारूफ है ना मुहावरा के बगल में छुरी मुंह में राम राम, इनकी मुनाफ़कत का कोई ठिकाना नहीं है। यानी किसी जगह जाके ये रुकते नहीं हैं। एक
दूसरे ये कि खराबी भी आप कर सकते हैं, नफासत के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बांग्लादेश से कोई डिस्प्लेयर शो करना चाहते हैं तो उसके 10 तरीके हैं, लेकिन भद्दा तरीका नहीं होता। जो मुहज़्ज़ब ममालिक होते हैं उनका ये तर्ज अमल नहीं होता, बिल्कुल वो सलीके से बात करते हैं। ये भी हो सकता है कि जी ये हमें इसके लिए इसको भेज दें, या हमें पसंद नहीं है, आप कोई और तरीका इख्तियार मतलब ये चीजें पहले तय की जा सकती हैं। डिप्लोमेटिक मीन्स होते हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप एक काबीना के रुकन को 2 घंटे के लिए रोक दें और फिर बदतमीजी क्या है? बदतमीजी ये कि आपने उसकी जो वफद है उसको जो रिलीज कर दिया है, और उनको रोक दिया है। तो ये जो वायद की बात है ना, उसका मतलब ये है, वो कहना ये चाहता है कि आप बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि डिप्लोमेसी कैसे की जाती है। और ख़ुद यानी उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन पर सवालात हैं कि उसका इतना तकब्बुर बढ़ा हुआ है कि वो ख़राबी करता है। ये वही आदमी है ना जिसने किसी बैरूनी मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी यानी मेज़बान हुकूमत के लिए गाली गलोच कर दी थी। तो ये तर्ज़ अमल है। असल में ये गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं, और गैर मुहज़्ज़ब क्यों है? ये अपने मफाद की खातिर अमन को दाव पे लगा देने वाले लोग हैं। तो अब वो सब चीज़ें खुल रही हैं और वो उनको उसके जो नुकसानात होने हैं वो उनको पहुंच रहे हैं। तो वहाँ जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं उनको फील हो रहा है कि हम किस यानी गड्ढे में गिर रहे हैं और आगे चल के हमारे साथ क्या बर्बादी होगी। ठीक है, अच्छा ये परेशानी का शिकार हैं, बदतरीन तन्हाई, बदतरीन नाकामियाँ देखने के बाद शनीला आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से बिहेव करें, रिस्पॉन्ड कैसे करें पाकिस्तान की कामयाबियों को? नाहिद बुखलाए हुए ना, देखें अंदरूनी तौर पे भी बड़ा प्रेशर है, ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर है। जब पाकिस्तान से जंग हारे थे, ये जो जनता कॉकरोच पार्टी आई हुई है वो हर रोज उसके जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें वो उनके किसी न किसी वजीर के रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे होते हैं। कल असम के अंदर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि कोई इम्तियाजी कवानीन जो थे बनाए गए थे, तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। खालिस्तान की तहरीक चल रही है, सिख अपने हक जो है मांग रहे होते हैं। तो बहुत सी और नक्सलबारी की जो तहरीक चल रही है, तो बहुत सा इन कश्मीरियों की भी चल रही है। तो इनके ऊपर प्रेशर है अंदरूनी तौर के ऊपर, क्योंकि बुरी गवर्नेंस है, अकलियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, और वही चीज़ की जवाबदेही होती है जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं। तो इनसे सवाल किए जा रहे होते हैं, सरबराह ममलिकत भी कर रहे हैं, सहाफ़ी भी कर रहे हैं। फिर ये चाह रहे थे कि जो आइसोलेशन में धकेलना किसी और को, ये खुद चले गए हैं। जंग जो इन्होंने जो पुलवामा का ड्रामा किया था, उस ड्रामे को किसी ने बाय नहीं किया। दुनिया में जहाँ पे भी गए हैं किसी ने इनके इस फ्रॉड को नहीं माना। दहशतगर्दी ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वो अब दुनिया के ऊपर अया हो रही है। ये कहीं पे भी जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहलवाना चाहते हैं, इनके अपने खिलाफ जो है वो चार्जशीट जो है वो लग जाती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो जिनका उनके ऊपर प्रेशर है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। उस बुखलाहट की वजह से ये इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। तो जब वो दिए ने बुझना होता है तो वो उससे पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा होता है। तो वही चीज़ है जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया कि आप अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो हर हमसाये के साथ खराब करते जा रहे हैं। बैरूनी तौर पर जो आपका अमेरिका के साथ कुछ ताल्लुकात थे या कुछ ईरान के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे, ये आपके वो भी अब खराब हो चुके हुए हैं। तो दुनिया में अब इनके साथ खड़ा कोई नहीं हुआ, ये बिल्कुल अकेले हुए हैं। तो वो सारी बुखलाहट जो है ना उनकी पॉलिसीज में, इनके तरीकाकार में, इनके किरदार में नजर आ रही है। अच्छा हुमायूं साहब, अंदरूनी तौर पर जो बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, अब ये भी एक थ्योरी सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है, फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसे बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, अलहदगी पसंदी की बेशुमार वहाँ पर तहरीकें चल रही हैं। अब ये लगता है कि वहाँ पर भी रजीम चेंज होने वाला है, मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ है वो खुद उसकी जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, उसमें आप देखें ना कि उनके इलेक्शंस के जो मुख्तलिफ जगहों पे रिजल्ट्स आए, अभी जो उनके बाई इलेक्शंस भी थे और जो डिफरेंट स्टेट असेंबलीज में भी थे, उसमें 2 जगहों पे तो जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से वो हारे हैं। कुछ जगहों पे वो दोबारा ऊपर भी आए हैं, लेकिन उसकी भी एग्जैक्टली रीज़न यही है कि वो वही सेम जो पॉलिसी है, जो हिंदुत्व की पॉलिसी है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको तंग किया जाए। तो वो भारत को जो किसी वक्त बताया जाता था, हमने देखा नहीं वैसे, कि बड़ा सेकुलर जो है मुल्क है और उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें होती रही हैं, वो उसका टोटल उलट आपको पिछले जो है 10-12 सालों में, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जब उससे पहले ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, उस वक्त के भी जो गुजरात के हालात हैं वो भी यही डिपेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एग्जैक्टली उसको एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जा रही है। इससे पहले जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको याद, अभी तो उन्होंने जो बांग्लादेशियों के साथ किया है,
ये 23 मई को जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे अमेरिका के, उनको भी उन्होंने जो है ना इसी तरह की बदतमीजी, जो एक ब्यूरोक्रेटिक वो प्रोटोकॉल होता है, उसमें एयरपोर्ट का एक पुलिस का ऑफिसर एक आया था और एक उनका जो प्रोटोकॉल का बंदा होता है, और अमेरिका के अपने जो एम्बेसडर है वो वहाँ पे थे। जयशंकर साहब ने रिसीव नहीं किया, जो कि हमेशा प्रोटोकॉल होता है कि फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर करता है, और जाते वक्त भी यही हमने देखा। तो वो भारत, अच्छा इससे पहले और बेतहाशा ऐसे वाकयात हो चुके हैं, और ये जो चाहे आप इस किस्म के वाकयात से नाराजगी का भी इजहार करें, लेकिन किसको परवाह है इस किस्म की नाराजगी की? नहीं, ये नाराजगी, ये नाराजगी, ये बदतमीजी है, ये बेहूदगी है। आप जिस किस्म के देखें डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। जिस तरह अभी जाहिद रहमान साहब का आप बता रहे थे, वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बहुत बड़ा इदारा है, 23 मुल्क हैं उसमें, और इंडिया के आसपास के जितने जो लिटोरल कंट्रीज हैं उसकी वो उसमें शिरकत के लिए उसकी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ऑफिशियल डेलीगेशन के हेड थे। तो आपने बाकी डेलीगेशन को निकाल दिया, उनको आपने जानबूझ के ये किया, तो ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जिस तरह वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता रहा है, अब वही जिनेवा अकॉर्ड और जो वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और प्रोटोकॉल हैं उसको वायलेट कर रहा है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई दुनिया में अंदर कोई अच्छा तासुर जाएगा। वो जिस मुल्क को आइसोलेट करना चाह रहा था, या जिसकी वजह से ये वो हरकतें कर रहा है, उसको अल्लाह और जो है इज्जतें दे रहा है, और मुख्तलिफ मकामात पे उसका पोजीशन और ऊपर जा रही है। आप इस तरह बदतमीजी करके अपनी ही पोजीशन कम कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम ये कर रहे थे कि अब समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को रिस्पॉन्ड कैसे करें, और इस बोखलाहट इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे आप खुद आइसोलेट हो गए। मेरे तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।